गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। तो आज पुनः आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चे घर पर कैसे हैं? स्वस्थ हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोग अभी तक सबका कहना मान रहे हैं और अपने आप को बचा कर रखा हुआ है बच्चों। तो आज हम लोग अपना मयूरपंख का जो पाठ 10 है, बरगद से बातें, इसके पहले हमने अपना जो है कीटाणु यानी कि जल का रख रखाव वाला पार्ट फिनिश किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि पानी को जो कीटाणु खराब करता है उसको बचाने के लिए, उसको कीटाणु रहित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और उसके क्या उपाय होते हैं, किस तरह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। आज हम लोग जिस पाठ को शुरू कर रहे हैं उसमें हमें अपने आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके पहले हमने जल का महत्व जाना था। आज हम इस कविता के माध्यम से, है ना, ये जो आपको एक पाठ के रूप में दिया गया है, यह एक कविता है और इस कविता के द्वारा हम ये जानेंगे कि पेड़ पौधों के कारण ही हम सभी का जीवन है। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सबके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए या उनके जीवन के लिए, यानी वो जी सके, इसके लिए, मात्र इसके लिए भी पेड़ पौधों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं, उसके पूरे जीवन में उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से पूर्ण होती हैं बेटा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये पेड़ पौधे सिर्फ एक खड़े हुए कोई वस्तु नहीं है, ये हमारी तरह इस प्रकृति का एक आवश्यक अंग है बेटा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे सदैव हमें कुछ कुछ देते ही रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो हमेशा लेता ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे देखिए धरती पर मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रकृति के ये जो दूसरे घटक हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। और ये अपने आप में एक चिंता की बात है बेटा, क्योंकि जिस तरह से वृक्ष कम हो रहे हैं, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, उसके साथ साथ ही मनुष्य के जीवन में परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। उसका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। उसके जो स्वस्थ रहने की अवधि थी, जो उसकी दीर्घ आयु थी, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं रह गया है और पर्यावरण के अशुद्ध होने का एक मुख्य कारण पेड़ पौधों का कम होना भी होता है, क्योंकि एकमात्र पेड़ पौधे ही ऐसे हैं बेटा जो आपके आसपास के वातावरण को अपने द्वारा स्वच्छ करते हैं, सांस लेने लायक उस वातावरण को बनाते हैं। हमने इसके पहले भी पढ़ा है और हमने अपने आसपास भी जाना है कि वृक्ष ही एकमात्र ऐसे हैं बेटा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन यानी कि हमारी प्राणवायु, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, जानवरों के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। तो आज हम ये जानते हैं और एक कविता के माध्यम से हमें इसमें दिया गया है कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं और हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक छोटा बच्चा है, आप ही की तरह कोई बड़ा प्यारा सा, है ना। तो वो क्या कर रहा है? वो एक दिन किन्हीं पेड़ से बातें करने लग गया था। अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि कविता है, बच्चों के मन की कल्पना है ना, तो किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए हमें एक उसे मूर्त रूप देना पड़ता है ताकि हम उससे बात कर सकें और उसके बारे में जान सकें। ठीक है? तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 68, 68 नंबर का पेज खोल लीजिए। इस पर देखिए आपको बहुत सुंदर से वृक्ष बताया गया है, उसके पास में और भी छोटे छोटे वृक्ष हैं, कुछ बेलें हैं, है ना। और यहाँ देखिए ये बड़े से घने से पेड़ के बारे में बताया गया है और यहाँ एक व्यक्ति देखो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दिखाया गया है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि बच्चों को इसमें क्या आनंद आता है। बड़े पेड़ बूढ़े दादा हैं। पेड़ों का भी एक परिवार होता है बेटा, उनका भी एक फैमिली होती है ना। उनके परिवार में कौन किस जगह पर होता है, किसका क्या पद होता है,
ये हमको उन्होंने यहाँ पर कविता के माध्यम से बताया है। जैसे मनुष्य के जीवन में, हमारे घर में हमारे हेड कौन होते हैं? सबसे मुखिया दादाजी। बड़े पेड़ बूढ़े दादा हैं, छोटे हैं सब लड़के। घर में जिस तरह से जो सबसे बूढ़े होते हैं वही सबसे बड़े होते हैं, है ना। आपके घर में भी दादाजी होंगे जो अब बूढ़े हो गए, लेकिन पद में वो सबसे बड़े हैं। और छोटे हैं सब लड़के, और जो उनके पुत्र होते हैं वे सब छोटे हैं, इसलिए उनको पुत्र माना गया है। मैंने बरगद से बातें की आज डाल पर चढ़ के। वो क्या कह रहा है? आज मैंने बरगद पर ऊपर उसके डाल पर चढ़ा था और वहाँ बैठकर मैंने बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, बड़े समय के साथ में बरगद दादा से बातें की। उसने बरगद को दादा क्यों कहा है? क्योंकि जितने बूढ़े, जितने ज्ञानवान, जितने धैर्यशाली, जितने प्रेम करने वाले उसके दादाजी हैं, वैसे ही बरगद का पेड़ भी है, बरसों से लगा हुआ है, उसी जगह खड़ा है। जैसे दादाजी सबको अपनी छाया देते हैं, ऐसे बरगद भी सबको अपनी छाया देता है। जैसे दादाजी ने अपने घर में सभी को आश्रय दिया है, वैसे ही बरगद भी छोटे छोटे और बाद में उगने वाले नए जो वृक्ष होते हैं उनको अपनी छाया देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ बूढ़े दादा हैं, छोटे हैं सब लड़के। मैंने बरगद से बातें की आज डाल पर चढ़ के। पेड़ पास में था नींबू का। वो जब ऊपर बरगद के डाल पर चढ़ गया था, वहां से वो बता रहा है कि वहां और कौन कौन से छोटे बड़े वृक्ष हैं, कौन से और छोटे पौधे हैं, और उनका वृक्ष के जगत में क्या स्थान है। पेड़ पास में था नींबू का, वह था लड़का छोटा। जैसे एक घर में 3 भाई भी होते हैं ना, आपके दादाजी, फिर उनके 3 बच्चे, है ना, एक आपके ताऊ जी, एक आपके पापा, एक फिर चाचा जी। उसी तरह से वे सब कहलाए तो उनके ही पुत्र। तो उन्होंने क्या बोला कि उस बरगद के पेड़ के पास में एक नींबू का भी पेड़ था, और एक तरह से देखा जाए तो वो उनका छोटा लड़का है। किनका? बरगद दादा का। लड़का बड़ा बबूल पेड़ का, थोड़ा सा था मोटा। अब ये तो छोटा वाला लड़का है, तीसरे नंबर का। फिर बड़ा लड़का कौन है? बबूल पेड़ का। उसी वृक्ष के पास में एक बबूल का पेड़ भी लगा हुआ है जो थोड़ा सा मोटा है, तो उन्होंने उसको उनका बड़ा बेटा बना दिया है। शीशम आम नीम सहजन थे आपस में सब भाई। वहां पर और भी छोटे छोटे वृक्ष लगे हैं। शीशम का पेड़ है, आम का पेड़ है, नीम का भी पेड़ है। नाम सुने हैं आपने इनके? अवश्य सुने होंगे, है ना। सहजन का भी पेड़ है। ये सारे पेड़ जो हैं वहाँ पर ही पास पास में लगे हैं, और ये भी किसी न किसी प्रकार अपनी आयु के अनुसार, अपने जिस तरह की उनकी क्षमता है उसके अनुसार कहीं ना कहीं आपस में भाई की तरह हैं। यानी इनमें से कोई भी जो है वो बरगद दादा जितना बड़ा और घना नहीं है। तो ये लगभग एक जैसी ही विशेषताओं वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि शीशम आम नीम सहजन थे आपस में सब भाई। बेल और इमली ऐसे थे जैसे हुई सगाई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बेल और इमली के वृक्ष के पास में एक बेल चढ़ी हुई थी। जो छोटी छोटी लताएं होती ना बेटा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बेल के रूप में बढ़ते हैं और रहते हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, किसी न किसी अन्य पेड़ के साथ में लगे रहते हैं और उसका सहारा लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि इमली और बेल का जो है आपस में ऐसे मिले हुए हैं जैसे उन दोनों की आपस में सगाई हुई है। कटहल, महुआ और करौंदा और अशोक खड़ा था। और कौन कौन से पेड़ थे? कटहल का पेड़, कटहल एक सब्जी होती वैसे, है ना। महुआ और करौंदा और अशोक का वृक्ष भी वहीं पास में खड़ा था। और ताड़ सबसे ऊंचा था। देखिए यहाँ पर दिया है ताड़ का वृक्ष। ऐसा कहते हैं ताड़ का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, खजूर के पेड़ की तरह। इतना अधिक बड़ा था
वो ऊंचा और बहुत बड़ा भी था, है ना। चूंकि वृक्ष जगत की बात हो रही है बेटा, तो सब पेड़ों के ही नाम है इसमें। अब क्या हुआ, ये तो बरकत दादा ने उनको जानकारी दी कि ये मेरा कौन है, ये मेरा कौन है। लेकिन अब वो सभी मिलकर उस बच्चे से क्या कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं? सभी पेड़ दुखिया कर बोले। दुखिया कर मतलब दुखी होकर, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ थी वैसी हालत में। सभी पेड़ दुखिया कर बोले, सबने की यो बातें। यो यो मतलब इस प्रकार या यूं, है ना। कभी कभी कविता करते समय कुछ शब्दों का थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर दिया जाता है। सभी पेड़ दुखिया कर बोले, सबने की यो बातें, भैया रोको तुम मनुष्य की शैतानी की घातें। घात यानी हमला या प्रहार या वार, आप जिसे कहते हैं। वो सभी पेड़ दुखी होकर, पता है, एक स्वर से एक ही बात बोले, क्या कि भैया रोको तुम मनुष्य की शैतानी की घातें। शैतानी क्यों? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यह मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने लालच के लिए, अपने शौक के लिए क्या कर रहा है, हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये जो मनुष्य जिसको हम अपना बहुत हितैषी मानते हैं, जिसको हम सदैव देते ही रहते हैं, जो हमारा पालनहार होना चाहिए, वह क्या कर रहा है, अब हमारा ही नाश कर रहा है। जब भी उसका मन होता है, जब भी उसको कोई आवश्यकता होती है, वो सीधा हमको काट ही डाल रहा है, हमें काट कर दुख देता है। क्या करता है, हमें काट कर दुख देता है। बरसाते हम पानी, पर मनुष्य ने कब छोड़ी है स्वार्थ और शैतानी। ये मनुष्य अच्छी तरह से जानता है कि हम वृक्ष ही हैं जो जल को आकर्षित करते हैं और वर्षा करवाने में सहयोगी होते हैं। लेकिन ये तो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है। और ये अपनी जो इस तरह की हरकतें हैं, वृक्षों को काटना, वृक्ष को नहीं लगाना, उनको समय पर सींचना नहीं, उनको काट कर वहाँ पर घर बनाना, ये ऐसे जितने भी बुरे कार्य हैं तकलीफ देने वाले, वो करता ही जा रहा है। हमसे धरती शोभा पाती, हम सूनापन भरते। हम मनुष्य की सेवा में रत, रत यानी लगे रहना। कोई भी कार्य को जब आप सतत करते हैं तो उसे रत कहते हैं। हम मनुष्य की सेवा में रत, जीवन सुखमय करते। अब उन्होंने अपने बारे में और क्या अच्छी चीज बताई, पता है, हमसे ही धरती शोभा पाती। ये जो इतनी सुंदर सी रहने लायक धरती आपके पास है ना, उसका सूनापन हम ही भरते हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य नहीं होता है ना, वहाँ वृक्ष होते हैं और उस धरती के खालीपन को पूर्ण कर देते हैं। जिन स्थानों पर हम अपना रहवास बनाने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए उस जगह को खाली कर देते हैं, वहाँ वीराना होता है अगर वहाँ पेड़ न उगे तो। लेकिन जहाँ मनुष्य नहीं होता है, वहाँ वृक्ष अपने आप भी उत्पन्न हो जाते हैं और उस रिक्त स्थान को क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं। आप देखिए, धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, हरे हरे मैदान हैं, ये हम लोगों ने नहीं उगाए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ने स्वयं बनाया है, इन पेड़ पौधों को भी और मनुष्य को भी। लेकिन क्या आपने देखा है कि किसी पेड़ पौधे ने अपना स्थान बनाने के लिए किसी मनुष्य का घर तोड़ा हो या किसी प्राणी की जगह को हत्याया हो? नहीं, वे सिर्फ एक ही काम करते हैं, प्रकृति को सुंदर बनाने का काम। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, उनको उनकी जगह से हटाकर वहाँ पर अपना कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ही तो इस धरती को सुंदर बनाते हैं। आप जो भी हरियाली देखते हैं वो हमारी वजह से है। और हम निरंतर मनुष्य की सेवा में लगे रहते हैं और उसके जीवन को कैसा बनाते हैं, सुविधा युक्त बनाते हैं। उसकी जितनी आवश्यकताएं हैं
भोजन, पानी, रहने की, कपड़ों की, वो सारी आवश्यकताएं हम निरंतर पूरी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये मनुष्य क्या करता है बेटा? सतत उन वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए सभी पेज पलटा लीजिए, पेज नंबर 70 पर आ जाइए बेटा, है ना। पीपल और आंवला बनकर, कैसा बनकर? पीपल और आंवला बनकर हम पूजा पाते हैं। हम बूढ़े बरगद दादा भी तो पूजे जाते हैं। पहले का जो मनुष्य था ना बेटा, वो बहुत अच्छा था। वो इन वृक्षों को भी देवता के समान ही महत्व देता था और उनकी इज्जत भी करता था। एक आदर सम्मान जो हम अपने घर में किसी व्यक्ति को देते हैं, उतना ही आदर सम्मान पहले का मनुष्य क्या करता था? इन वृक्षों को देता था। कभी पीपल की पूजा कर दी, पीपल में ये कहकर, आज भी आप कभी मम्मी से पूछेगा, वो पीपल का जो वृक्ष होता है ना, उसकी पूजा करती हैं। उनका ये मानना होता था पहले के लोगों का कि पीपल के वृक्ष में ईश्वर निवास करते हैं। आंवला, अभी आंवला नवमी भी गई है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो कभी कभी कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि वृक्षों को बाकायदा सम्मान दिया जाता है, ईश्वर के तुल्य समझा जाता है और उनको पूजा भी जाता है ना। वट सावित्री की जब पूनम आती है, बाकायदा स्त्रियां क्या करती हैं? उसके चारों ओर फेरे लेती हैं। तुलसी जी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। अगर हम उन्हें ईश्वर मानते हैं तो फिर हम उन्हें काटते क्यों हैं? बूढ़े बरगद दादा भी तो पूजे जाते हैं। बरगद का वृक्ष भी ईश्वर के समान पूजनीय होता है और पहले के लोग हमेशा, उनकी आदत होती थी कि वृक्षों में नित्य जल चढ़ाते थे। आज भी बहुत से लोगों का नियम है बेटा कि वो तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, उसके बाद ही वो अपने कार्य शुरू करते हैं। बहुत सारे देवताओं के लिए अलग अलग वृक्ष पूजनीय माने गए हैं, तो उनकी वही मानकर पूजा की जाती है। लेकिन आजकल का जो मनुष्य है वो कैसा हो गया है? स्वार्थी हो गया है। हमें काटकर धरती पर से हरा भरापन खोना, अगर नहीं जो पानी बरसा तो क्या पैदा होना। पेड़ क्या कह रहे हैं कि हमें काटकर आप अपनी ही इस सुंदर धरती पर जो हरियाली है, जो हरा भरापन है, उसको खो देंगे और अगर पानी ही नहीं बरसा तो फिर क्या होगा आप लोगों का? क्योंकि पेड़ जो होते बेटा, वे जो भूमि के अंदर जल होता है, धरती के अंदर, उसको क्या करते हैं? अपनी जड़ों के द्वारा पकड़ कर रखते हैं, संचित करके रखते हैं। जब बहुत वृक्ष होते हैं, जहाँ हरियाली होती है बेटा, वहीं पानी से भरे हुए बादल आकर्षित होते हैं और वहाँ पर वर्षा करवाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं होंगे तो आपको ये जो धरती हरी भरी सुंदर दिखाई दे रही है, वो कहाँ से होगी? आपको जो जल मिल रहा है, अगर हम ही नहीं होंगे तो उन बादलों को आकर्षित करके पानी कौन बरसाएगा? फिर आप कैसे रहेंगे? क्योंकि पानी के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है ना। बातें हुई सभी पेड़ों से, उनमें जीवन होता। उस दिन बहुत शांति से उस बालक ने उन सभी पेड़ों से बहुत सारी बातें की। कटते देख पेड़ को मैं तो फूट फूट कर रोता। किसी और मनुष्य का नहीं पता, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपने इन प्यारे पेड़ों को कटते हुए अगर देखूँगा तो मैं तो फूट फूट कर रो पड़ूँगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है और मैं जान गया हूँ कि वृक्ष जो होते हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं, हमारे लिए कितना कार्य करते हैं। तो जो हमेशा आप ही की मदद में लगे रहते हैं, जो अपना पूरा जीवन आपके लिए देते हैं, क्या उनको बचाना, उन्हें संचित करके रखना, उन्हें बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अवश्य है। अगर वास्तव में आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर दया और प्रेम होना चाहिए, और वो भी सबके प्रति, निर्जीव हो या सजीव हो। यदि आप अपनी पुस्तक से प्रेम कर सकते हैं, आप यदि अपनी एक पेंसिल या इरेजर से इतना प्रेम करते हैं, कोई उन्हें छू लेता है, कोई ले लेता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो फिर ये वृक्ष जो हमें इतना कुछ देते हैं, उन्हें कटता देखकर क्या आपको दुख नहीं होगा? उन्हें काटते हुए आपको तकलीफ नहीं होती है?
होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर मनुष्य में मनुष्यता ना हो तो उसका मनुष्य होना बेकार होता है। फिर आप में और एक निर्जीव वस्तु में कोई अंतर नहीं। अगर मैं इस टेबल से कुछ उठा भी लूँ, इसका तो इसे दर्द नहीं होना चाहिए। उसी तरह यदि मैं आपसे आपका कुछ ले भी लूँ तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी दूसरे को दुख में देखकर दुखी नहीं होते हैं, है ना। और पेड़ पौधों में भी जान होती है। पहले लोग नहीं मानते थे, बच्चे अक्सर कहते थे पेड़ पौधों में जान कहाँ होती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि पेड़ पौधों में भी बेटा जान होती है ना। वे भी सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और कई बार तो वे लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, है ना। तो आज हमने इस कविता से क्या सीखा कि वृक्षों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वृक्षों से ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। और सबसे मुख्य बात, यदि आप स्वार्थी भी है ना तो एक स्वार्थ आपको पूरा करना पड़ेगा। कौन सा? यदि वास्तव में आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको इन वृक्षों को भी बचाना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि पेड़ कटने से हमें क्या होगा, नहीं। जैसे जैसे ये पेड़ कम होंगे ना वैसे वैसे आपकी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, एक स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के पेड़ों का भी जीवन लंबा करना होगा। आप उन्हें स्वस्थ रखिए, वो आपको स्वस्थ रखेंगे, है ना। ओके, चलिए, तो इस पार्ट में कुछ नए कठिन शब्द हमें प्राप्त हुए हैं तो हम पहले उन्हें पूर्ण कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जल्दी से अपनी उत्तर पुस्तिका निकाल कर इन शब्दों को लिख लीजिए। पहला हमारा कठिन शब्द है बूढ़े। बूढ़े मतलब वृद्ध, ठीक है। फिर दूसरा एक शब्द होता है पौधों। पौधों। तीसरा शब्द है बेटा, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं और लिखते समय इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं। चौथा हमारा शब्द है दुखियाकर। दुखियाकर, ठीक है। फिर हमें एक शब्द इसमें आया है सहजन। सहजन जो है वो एक तरह की फली होती है ना, जो सब्जी में यूज की जाती है, जिन्हें ड्रम स्टिक्स भी कहा जाता है। फिर एक शब्द है सूनापन बेटा। सूनापन यानी खालीपन। फिर अगला शब्द है हमारे पास मनुष्य। मनुष्य। सुखमय। सुखमय। 9 नंबर पर हमारा अगला शब्द है आंवला। आंवला अभी बहुत आ रहा है ठंड में, प्रतिदिन खाइए, आपको विटामिन सी मिलेगा, साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या है, बहुत बढ़ जाएगी बेटा। फिर एक शब्द हमें आया है बेटा इसमें हुई। बातें हुई। वैसे तो ये क्रिया शब्द है, लेकिन ये शब्द हमने इसलिए लिखा है ताकि आप इसे बार बार लिखें और बोल कर देखें और आपका जो उच्चारण या लेखन संबंधी त्रुटियां होती हैं वे कम हो जाए बेटा, ठीक है। तो आज का यह कविता वाचन और पाठ का कार्य हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली बार हम पुनः मिलेंगे इस पाठ का जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य उसे साथ में लेकर। तो तब तक आप अपने इस कविता को पढ़िए, लर्न कीजिए और इसके कम से कम 2 जो पैराग्राफ हैं वो आप बाकायदा लर्न करेंगे और मुझे भेजेंगे कि मैम देखिए हमें ये कविता अच्छे से याद हो गई है, ठीक है बेटा।
तो घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए। इसी शुभकामना के साथ बाय बाय।